अच्छा, नेक पेन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एक पेशेंट आपके पास आता है नेक पेन के साथ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नेक पेन की सोर्स क्या है, क्यों हो रही है इससे नेक पेन, ठीक है? तो ये वीडियोस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को किस वजह से नेक पेन है? तो सबसे पहले सर्विकल वर्टिब्रास के बारे में बताया गया है। ये जो एक सर्विकल वर्टिब्रा है, ठीक है, ये इसमें ट्रांसवर्स फोरामेन है, और ये बाकी तो आपको पता होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सर्विकल स्पाइन, सर्विकल स्पाइन में मूवमेंट की बेसिस पे दो जगहों पे से डिवाइड किया गया। एक अपर सर्विकल में जिसमें एटलेंटो एक्सियल और एटलेंटो ऑक्सीपिटल C1 C0 और C1 C2, ठीक है, और लोअर सर्विकल स्पाइन में इसे डिवाइड किया गया, ठीक है। नेक पेन जो है एक कॉमन कंप्लेंट है, और एज ऑफ 30 के बाद जो ये ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं इसके साथ, ठीक है। थोड़े वक्त के लिए नेक पेन होता है, और नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट के थ्रू ये ज़्यादातर ट्रीट किया जा सकता है। नेक पेन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं उसकी लोकलाइज लोकेशन पे, और साथ ही साथ ऑनसेट पे कि कब उसे हुआ है, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन एक्सियल, सबसे ज़्यादा जो नेक पेन होता है जिधर नेक है वो बैक रीजन, उधर ही आपको पेन होता है, या उसके साथ जो नज़दीक जो पोर्शन है उधर आपको पेन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बोनी स्ट्रक्चर उधर हो गया, मस्कुलर जो जगह होगी, ठीक है। इसके अलावा रेडिकुलर पेन, पेन उधर से जा सकता है हाथों की तरफ, तो ये भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे दो उसमें डिवाइड किया गया, लोकेशन की बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, अब जो है नेक को अगर आप देखें तो नेक में आपके बोन्स होती है, वर्टिब्रास होती है ना, इसके अलावा उधर लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वेसल सप्लाई, वास्कुलर सप्लाई होती है, उधर जो है न्यूरोलॉजिकल स्पाइनल कॉर्ड होता है, उधर नर्व रूट्स निकले होते हैं। इसके अलावा रेफर्ड पेन उधर आ सकता है। तो ये सारी कॉजेज़ है नेक पेन की। इन चीज़ों में किसी में ही मसला है तो आपको नेक पेन हो सकता है। अगर बोन और जॉइंट की कोई डिजीज़ है, कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती है? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिसिस, डिस्क हर्निएशन और फैसेट जॉइंट। डिस्क और फैसेट जॉइंट, डिस्क भी जो है इसमें आ रहा है, ठीक है, तो वो भी एक जॉइंट का ही हिस्सा है ना। तो इनमें आपको नेक पेन हो सकता है। लिगामेंट्स में क्या मसले आ सकते हैं? लिगामेंटम फ्लेवम या अदर लिगामेंट उसकी स्प्रेन हो जाए, टियर हो जाए, तो उसकी वजह से आपको नेक में पेन हो सकता है। मसल स्ट्रेन हो जाए तो उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। इसके अलावा वर्टिब्रोबैसिलर इंसफिशेंसी हो गई। न्यूरोलॉजिकल में आपको क्या उधर नर्व के रिलेटेड क्या हो सकता है, या रेडिकुलोपैथी या माइलोपैथी या स्पाइनल कॉर्ड की डैमेज, या नर्व रूट जो उधर से निकल रहा है, जो नर्व निकल रही है उसकी डैमेज, ठीक है। इसके अलावा रेफर्ड पेन हो सकता है जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। रेफर्ड में जो है विसरोजेनिक कॉज ऑफ पेन हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर कैंसर हो गया, कार्डियोवास्कुलर एनजीओ एंजाइना सॉरी, माइकार्डियल इन्फार्क्शन, एओर्टिक एन्यूरिज्म, इनका पेन आपको नेक रीजन में आ सकता है। कैंसर, कैंसर अगर उसी जगह पे कैंसर हो, मेटास्टेसिस हो के उधर आ गया है। इसके अलावा सर्विकल बोन ट्यूमर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर है, इसकी वजह से आपको नेक में पेन हो सकता है, ठीक है। लंग्स के क्या मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पेन नेक की तरफ जा सकता है? पेनकॉस ट्यूमर कौन सा ट्यूमर होता है? ये लंग का जो एपेक्स होता है, ये जो आपकी जो क्लेविकल है इसके पीछे इसका एपेक्स होता है, तो इधर जो है क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है। इधर अगर ट्यूमर हो जाए तो इसको पेनकॉस ट्यूमर कहते हैं, और इधर का ट्यूमर इधर से ब्रेकियल प्लेक्सस गुजर होता है, उसको ये क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है। तो नेक पेन आपको इस वजह से भी हो सकता है। ट्रैंकियो ब्रोंकियल इरिटेशन में बाकी भी लिखी हुई है, जीआईटी की भी इस तरह कॉजेज़ लिखी हुई है। इसके अलावा अदर कॉजेज़ जिसकी वजह से आपको नेक पेन हो सकता है वो हर्पीज़ हो गया, वायरस हो गया। अच्छा, अब आपके पास एक पेशेंट आ गया, आपको इतना तो पता चल गया नेक पेन किस किस वजह से हो सकता है, ठीक है। अब एक पेशेंट आ जाता है तो आपने सबसे पहले उसे ऑनसेट ऑफ पेन का पूछना है, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्टिविटी जिसके थ्रू आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक्टिविटी या कोई एक्टिविटी जिसने की हो इसकी हिस्ट्री में आप पूछ लेके जिसके बाद आपको पेन ज़्यादा हो गया। तो मसल्स का जो स्ट्रेन होता है, मसल का जो टीयर या मसल का डैमेज जो हो जाता है, वो ट्विस्टिंग, बेंडिंग, नेक एक साइड पे ले जाना एकदम से, प्रोटेक्शन या लीनिंग फॉरवर्ड विथ चिन एक्सटेंडेड, इसके थ्रू मसल्स में स्ट्रेच आते हैं डिफरेंट उसके थ्रू, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होता है, मसल्स पे स्ट्रेन आ सकता है जिसकी वजह से नेक पेन हो सकता है। तो ये आपने उसे पूछ लेना कि कोई रेपिटेटिव एक्टिविटी तो बार बार नहीं की, इसके अलावा कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ उसे, ड्यूरेशन पेन की कितनी है, फ्रीक्वेंसी पेन की कितनी, फ्रीक्वेंसी पेन की कितनी है, ठीक है, कितनी बार आपको दिन में पेन या महीने में होता है, ठीक है। इसके अलावा रेडिएट तो नहीं करा पेन कहीं पे पैरास्पाइनस मसल स्कैपुला वाली रीजन में। इसके अलावा थंब या इस तरह जो थंब के अगर रीजन में पेन जा रहा है तो उधर का जो डर्माटोम है वो कौन सा है, वो C6 है। इसी तरह अगर मिडिल फिंगर की रीजन में जा रहा है तो वो C7 है, C8 लिटिल पिंकी फिंगर होगी, ठीक है।
तो इसके अलावा पोस्चर्स उसका आपने देख लेना है, साथ पूछे फीवर है, हेडेक है, अपर बॉडी टॉर्सो आर्म में स्टिफनेस है कि नहीं। बास कंडीशंस ख़तरनाक होती है, सीरियस होती है, जैसे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से आपको नेक में पेन हो रहा है, नेक पेन का पेशेंट आया है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन उसको हुई है, सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसे नेक पेन है। इसके अलावा ये और जो कॉजेज़ लिखी हुई है सीरियस डायग्नोसिस है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखनी है कि हो सकता है उनको ये मसले हुए हुए हैं, तो फिर ख्याल करना है। अलार्मिंग सिम्टम्स, अच्छा कौन से सिम्टम्स जो है अलार्मिंग सिम्टम्स जो कि नेक पेन के साथ हो सकती है। नेक पेन के साथ अगर आपको ब्रेथलेसनेस है तो उसकी सीरियस कॉज क्या हो सकती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, आपने कोई फॉरेन बॉडी आपके सांस की नाली में चली गई है तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। इसके अलावा आपको ये फील हो सकता है आपके हलक में कुछ फंसा हुआ है, इसके अलावा आप बात नहीं कर सकते। तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स में सीरियस कॉजेज़ जो है ये हो सकती है। अगर सिम्टम्स में आपको नेक पेन के साथ अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये सीरियस कॉजेज़ है। इसके अलावा बिनाइन कॉजेज़ जैसे कि एनजाइटी या गर्ड के केस में ऐसा होता है कि आपको लगता है बस इधर कुछ फंसा हुआ है और आप सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो दो इसमें बताए हुए। इसी तरह जो है अगर नेक पेन के साथ साथ आपको आर्म्स और लेग्स में वीकनेस है तो ये इसका अलार्मिंग सिम्टम क्यों हो सकता है, क्यों हो सकता है, माइलोपैथी की वजह से हो सकता है। टिंगलिंग इन हैंड और फीट, या अगर आप स्पाइन में अप एंड डाउन स्पाइन को फ्लेक्स करें तो उसकी तरह लर्मिट साइन जो होता है, लर्मिट साइन जब आप फ्लेक्शन करते हैं सर्विकल में, तो अगर आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड कहीं पे कंप्रेस हुआ है तो आप जब फ्लेक्शन करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड उसका मूवमेंट ऊपर नीचे करता है ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इसी सर्विकल वर्टिब्रा से गुजर रहा है। सर्विकल वर्टिब्रा जब आगे बेंड होगा स्पाइनल कॉर्ड भी आगे पीछे होगा, तो उस वजह से आपको शॉक सी फील होती है, तो उसको लर्मिट साइन कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि इसे माइलोपैथी हो सकता है। सेंट्रल सर्विकल डिस्क हर्निएशन की वजह से भी माइलोपैथी हो सकती है, वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलिटिस की वजह से हो सकती है, एपिड्यूरल एब्सेस की वजह से, ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको क्या हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है। तो आपको ये साइंस आ सकते हैं, तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब अगर आपको नेक पेन है, साथ शोल्डर आर्म्स और हैंड्स में वीकनेस है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, या आपके मसल्स जो है उसमें वीकनेस हो गई जिसकी वजह से आपसे चीज़ें गिर जाती है, तो इस केस में आपके जहन में क्या आना चाहिए कि कोई नर्व रूट इम्पिंज हो रहा है, ठीक है। जब नर्व रूट इम्पिंज होता है या सर्विकल कोई क्या कहते हैं नर्व रूट जो होता है वो इम्पिंज होता है तो आपके या मायोटोम इफेक्ट होता है, डर्माटोम इफेक्ट होता है, दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन सीरियस काज, जो इतनी सीरियस काज ना हो, वो कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में भी नर्व जो है उस पर इम्पिंजमेंट हो रही होती है, जबकि क्यूबिटल फॉसा में भी जो है ना अल्नर नर्व गुजर रही होती है तो उसकी भी इम्पिंजमेंट हो सकती है। तो उस केस में भी जो है आपके ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो एक सीरियस कॉज, एक इतनी सीरियस नहीं है, सीरियस ये भी है लेकिन इतनी सीरियस नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर नेक पेन के साथ आपको नेक जो पेन है अगर वो एकदम से हो रहा है तो क्या हो सकता है, सर्विकल स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है ज़्यादा ट्रॉमा की वजह से। और नॉन सीरियस काज जो इतनी सीरियस नहीं है, या आपको एकदम से अगर पेन हुआ है ट्रॉमा की वजह से तो हो सकता है मसल स्पाज़म उधर हो, उसकी वजह से पेन हो। इसके अलावा अगर नेक पेन है और साथ फीवर है तो सीरियस कॉज क्या हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, एपिड्यूरल एब्सेस या ऑस्टियोमाइलिटिस। इसके अलावा इतनी सीरियस कॉज जो ना हो जिसमें नेक पेन और फीवर हो, वो हो सकती है बिनाइन वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये अपर क्रॉस सिंड्रोम के बारे में बताया हुआ है। अपर क्रॉस सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो नेक फ्लेक्सर मसल्स होते हैं ये वीक हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। इसी तरह रोमबॉइड्स और सेरेटस इंटीरियर, तो पेशेंट के शोल्डर आगे की तरफ चले जाते हैं क्योंकि आगे के जो पेक्टोरलिस मसल है टाइट होते हैं। इसी के साथ जो अपर ट्रेपीजियस और लेवेटर स्केपुला वो टाइट होते हैं जिसकी वजह से हेड पीछे की तरफ टिल्ट किया होता है, सही है। तो ये अपर क्रॉस सिंड्रोम या टेक्स्ट नेक सिंड्रोम भी इसे कहते हैं, या इसे राउंडेड शोल्डर पोस्चर भी कह सकते हैं, और भी काफ़ी इसके नेम्स। अच्छा, अब एक केस डिस्कस करते हैं कि पेशेंट आई है, लेडी है, 55 ईयर्स ऑफ एज है, ओल्ड है, ठीक है। मतलब इसे डिजनरेशन भी हो सकती है स्पाइन की, कुछ और भी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट किस लिए आई है, नेक पेन के लिए, सही है। उसको साथ कार्डियोमेगैली है, हार्ट उसके साइज में बड़ा हुआ है। इसके अलावा हाइपरलिपिडेमिया है, हाइपरटेंशन है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, गर्ड है। तो हार्ट की वजह से भी पेन जा सकता है, जैसे एंजाइना का पेन जा सकता है, तो ये भी हमने जहन में रखना है, ठीक है। पेशेंट में आपने ये चीज़ें देख रहे हैं। इसके बाद जो है वो नेक पेन जो वो कंप्लेंट कर रही थी उसके साथ उसे लेफ़्ट शोल्डर पेन भी है 10 डेज से उसे, ठीक है। और वो 7 आउट ऑफ 10
उसका पेन की वो इंटेंसिटी है। लेफ़्ट शोल्डर पेन है, साथ ही साथ पुलिंग एंड कांस्टेंट इन नेचर है। मूवमेंट ऑफ नेक एग्रीवेट्स द पेन, मतलब मैकेनिकल पेन है किस्म से, ठीक है, मूवमेंट ऑफ नेक के साथ एग्रीवेट हो रहा है। पेशेंट क्लेम दैट हर नेक पेन इज़ मोर पेनफुल देन हर शोल्डर पेन, नेक पेन ज़्यादा है शोल्डर की निस्बत, ठीक है। जब ये जो रेडिएटिंग पेन होता है उसमें नेक पे इतना नहीं होता जितना उसके आगे की तरफ गया होता है, पेरिफेरलाइजेशन उसकी हुई होती है, ठीक है। इसमें पेन नेक में ज़्यादा है। रिलीविंग फैक्टर कोई नहीं है, हिस्ट्री ऑफ ट्रामा भी कोई नहीं है। नमनेस एंड टिंगली सेंसेशन डाउन द लेफ्ट आर्म एंड फिंगर्स, मतलब रेडिकुलोपैथिक पेन बीच में आ रहा है, रेडिएटिंग पेन आ रहा है, सही है। नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन मतलब नर्व इन्वॉल्व हो रही है बीच में, ये बात अपने जहन में रख दी, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथ लॉस नहीं है, ठीक है। इससे पहले इस पेशेंट को जो था ऑक्सीपिटल और नेक एक था 2 साल पहले, बायलैटरल शोल्डर एक भी था। प्राइवेट डॉक्टर के पास गई थी, पेन जो था उस टाइम कंट्रोल कर रही थी ये मेडिसिन के थ्रू, लेकिन बाद में जो है पेन कंट्रोल से निकल गए, तो अब आई है पेशेंट आपके पास, ठीक है, फिर से। तो मसल वीकनेस भी नहीं है, नो चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन अब नहीं है, तो एंजाइना और वो हार्ट की जो कंडीशन है वो तो आपके जहन से निकल जाएगी, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है तो कोई पल्मोनरी कंडीशन भी नहीं है, मतलब हार्ट और लंग्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मसल वीकनेस नहीं है। चले आगे जाते हैं। अच्छा, नेक, बैक और अपर एग्जामिनेशन जब डॉक्टर ने की तो टेंडरनेस थी जो नेक के जो मसल्स थे उनमें, लेफ़्ट ट्रेपीजियस, लेफ़्ट शोल्डर में भी टेंडरनेस थी, मतलब टच करने से पेन हो रहा था। रेंज ऑफ मोशन शोल्डर की फुल थी, ठीक है, मतलब शोल्डर में कोई फ्रोजन शोल्डर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी। सेंसेशन C4 से C6 डर्माटोम में डिमिनिश्ड हुई हुई थी, मतलब कि C4 से C6 डर्माटोम, जिसको कहाँ से नर्व रूट आ रहा है, C4 वर्टिब्रा, C5 और C6 से, ठीक है। तो C4, C5, C6 नर्व रूट वाले जो डर्माटोम्स हैं वो अफेक्ट हुए हुए उसमें, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि उधर कोई इम्पीचमेंट हो सकता है, हो रही है, कुछ हो रहा हो, ठीक है। इसके अलावा बाइसेप्स की जो पावर थी लेफ्ट आर्म की वो कम थी थोड़ी, सही। डायग्नोसिस क्या हो सकती है? डायग्नोसिस डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, सही हो गया, क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा है और साथ C4, C6 और C5, C6 भी है। इसके अलावा आपके जहन में ये कंडीशंस भी आ सकती है कि हो सकता है इसके नेक में कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हुई हो, एंजाइना पेक्टोरिस हो, एक्यूट डिस्क हर्निएशन हो, मस्कुलर लिगामेंटस स्प्रेन हो। लेकिन इसको रूल आउट करने के लिए मैंने आपको बातें बताई, एंजाइना अगर होगा तो चेस्ट पेन उसे नहीं था, एक्यूट डिस्क हर्निएशन है तो मूवमेंट के साथ जो है वो थोड़ा बहुत होता है, कुछ फ़र्क पड़ता है, मस्कुलर लिगामेंटस स्प्रेन। अच्छा, अब जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट में क्या करवाया, सर्विकल स्पाइन एक्सरे। सर्विकल स्पाइन एक्सरे करवाया तो हमें तब पता चला डायग्नोसिस का कि इसको लॉर्डोसिस लॉस हुआ था, डिजेनरेटिव चेंजेस आई हुई थी, ऑस्टियोफाइट्स बने हुए थे। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना, ये सारे जो साइंस होते हैं, सॉरी, ये जो होते हैं ये डिजेनरेशन के होते हैं। तो आपने जब वो पेशेंट से हिस्ट्री ली तो आपके जहन में थोड़ा बहुत डिजेनरेशन के बारे में आ जाएगा, लेकिन आपने कंफर्मेशन के लिए क्या कराया, एक्सरे करवाया। एक्सरे के थ्रू आपको कंफर्म हो गया कि इसको डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ है, जिसकी वजह से इसके C4, C5, C6 ऑफ द लेफ्ट साइड वो इफेक्ट हो रहा है, नर्व रूट कंप्रेशन उस पर हो रही है, ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से उसको ये मसला है, ठीक है। तो सर्विकल स्पॉन्डाइलोसिस इसी डिस्क डिजेनरेशन को कहते हैं। सर्विकल स्पाइन में जब डिस्क ना, जो स्पाइन डिजेनरेट करता है, सर्विकल स्पाइन, ठीक है। तो एज रिलेटेड है, इसमें जो एक्सियल नेक पेन से लेके रेडिकुलोपैथी भी हो सकता है, साथ ही साथ नर्व रूट के अलावा जो है माइलोपैथी, स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है तो इसे क्या कहते हैं, सर्विकल स्पॉन्डाइलोटिक माइलोपैथी, मतलब डिजेनरेशन की वजह से इन्वॉल्व हुए ना, तो ये सर्विकल स्पॉन्डाइलोसिस थी। एक और केस है, टीचर था, ठीक है, उसको राइट साइडेड नेक पेन शुरू हो गया, अपर बैक में भी चला गया, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द राइट स्कैपुला, इधर से पेन हो रहा था, 10 डेज से था, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने और हेड लाइटिंग इंस्टॉल की, तो उसके बाद इसे पेन शुरू हो गया। जब इससे और हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि इसने कभी इंजरी इसकी नहीं हुई, एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ कभी, इससे पहले से कभी इस तरह का पेन नहीं हुआ। ये जो है स्टूडेंट्स के 2 आवर्स पर डे जो है उनके टेस्ट वगैरह चेक करता है। इसके अलावा कंप्यूटर पे काफ़ी बैठता है, कंप्यूटर पे बैठता है, साथ ही साथ जो है विजुअल अकोमोडेशन के लिए नज़दीक करके इस तरह दिखता है और इस तरह हेड को इस पोस्चर में रखता है। तो आपके जहन में ये बात आ सकती है कि इसको जो है वो अपर क्रॉस सिंड्रोम हो सकता है, पोस्चर इसका ख़राब हो सकता है, नेक में जो है ना मसला हो सकता है, ठीक है। साथ इसलिए क्या है, ही नोट्स एन अनयूजुअल डल फीलिंग इन राइट थंब एंड 4 फिंगर। तो
C6 राइट थंब का था ना, उसमें भी जो है डल फीलिंग सी आ रही है, तो आपके जहन में रेडिकुलोपैथी भी आ सकता है कि उसकी वजह से आपको ये डल पेन हो सकता है, डल सेंसेशन हो सकती है, ठीक है। अब इसकी क्या मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हो सकती है? अगर आप देखें तो ये जैसे बता रहा है, इसका अगर पोस्चर अगर देखा जाए, अगर पोस्चर इसका ज़्यादा एग्रेवेट हुए तो उसकी वजह से इसे क्या हो सकता है, C6 रेडिकुलोपैथी हो सकती है, तो ये जहन में आना चाहिए। अच्छा, अब रेडिकुलोपैथी के बारे में बताया है कि 2 मोस्ट कॉमन रेडिकुलोपैथी जो सर्विकल रीजन में होती है वो C5 C6 नर्व रूट की होती है, इसके अलावा C6 C7, ठीक है, डिस्क की वजह से हो सकती है, ठीक है। C6 का जो मायोटोम है उसमें जो है बाइसेप मसल आ सकता है, तो बाइसेप मसल की वीकनेस इसमें होगी अगर C6 की इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है। लेट सपोज डिस्क हर्निएट कर गया पोस्टीरियोलैटरल, साथ ही साथ उस नर्व रूट को इरिटेट करे C6 वाले, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से वीकनेस ऑफ बाइसेप्स हो सकती है, पैरास्थीजिया किस तरफ, थंब और इंडेक्स फिंगर की तरफ। जबकि अगर C7 रूट इन्वॉल्व हो रहा है तो C7 का मायोटोम ट्राइसेप मसल होता है, ठीक है, तो ट्राइसेप मसल इन्वॉल्व हो सकता है। इसके साथ जो पेन होता है, जो डर्माटोम होता है वो मिडल फिंगर होती है, तो उधर आपको पैरास्थीजिया हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके मायोटोम्स और मसल वीकनेस के बारे में बताया हुआ है, और ये डर्माटोम एक किस्म से, तो सेंसरी चेंजेस इसकी वजह से डर्माटोम्स में आती है। हर एक नर्व जो है वो एक स्पेसिफिक मसल्स को या स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन को इनर्वेट करती है, जो जब मसल्स को इनर्वेट करती है उसको कहते हैं मायोटोम, और जो एरिया ऑफ स्किन को इनर्वेट करती है उसे डर्माटोम कहते हैं, ठीक है, तो ये आप देख लें। अच्छा, अब आपको रेडिकुलोपैथी और माइलोपैथी के बारे में बताता हूँ। रेडिकुलोपैथी जो है एक साइड पे हो सकती है अगर एक साइड का नर्व रूट इन्वॉल्व हो, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर जॉइंट में अगर पेन हो रहा है, इसका ज़रूर मतलब नहीं है कि शोल्डर जॉइंट उसमें जो है उसमें कोई पैथोलॉजी हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा पैसिव रेंज ऑफ मोशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हैंड और इस अलग जॉइंट्स की, इसके अलावा सर्विकल स्पाइन के अलावा, ठीक है। अच्छा, जब आप स्पर्लिक टेस्ट करते हो रेडिकुलोपैथिक पेन के लिए, तो आपको उस साइड पे जब एक्सटेंशन और रोटेशन करते हो उसी साइड पे, तो आपको जो है पेन होता है, पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है, जो सिम्टम्स होते हैं एग्रीवेट हो सकते हैं। इसके अलावा कंप्रेशन टेस्ट के थ्रू उसे करें तो उससे भी पेन हो सकता है, ऐसे रेडिकुलोपैथिक पेन, रेडिकुलोपैथी के जो साइन सिम्टम्स है वो आ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन के थ्रू वो सिम्टम्स जो है उससे रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा टेंडन रिफ्लेक्सेस में चेंजेस आ सकती हैं, न्यूरल स्ट्रेस टेस्ट भी आप कर सकते हैं रेडिकुलोपैथी को पता लगाने के लिए कि रेडिकुलोपैथी है कि नहीं। अब सर्विकल माइलोपैथी, ये क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, टिंगलिंग नर्वनेस होना, वीकनेस होना, ट्रबल लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉप कर देना, वॉकिंग वाइड बेस ऑफ सपोर्ट के साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होना, नेक पेन एंड स्टिफनेस होना। साथ ही साथ साइंस क्या हो सकती है सर्विकल माइलोपैथी की, सर्विकल माइलोपैथी स्पाइनल कॉर्ड की है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो है अपर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन उधर होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, वीकनेस, नमनेस, पॉजिटिव बेबिंस्की साइन आपके पास आ सकता है, लर्मिट साइन जैसे मैंने बताया वो आ सकता है, बॉल ब्लैडर डिस्फंक्शन भी आ सकते हैं बाद में डिसीज़ में जब सेवेयर होती है, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में देखिए स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है। अच्छा, जब नर्व रूट इन्वॉल्व होता है तो पेन होता है, ठीक है, जब स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो तो पेन इतना नहीं होता, सही है, बल्कि होता ही नहीं, पेनलेस होता है बास केसेस में, ठीक है। सर्विकल माइलोपैथी जो होता है स्पाइनल कॉर्ड की, वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से होती है, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, इसके अलावा इंजरी की वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, एक्यूट हर्निएशन ऑफ डिस्क हो जाए, डिस्क पीछे की तरफ चली जाए, ठीक है, जिसकी वजह से या तो स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन डाल सकती है, साइड पे नर्व रूट की तरफ, अगर नर्व रूट की डाले तो हमने रेडिकुलोपैथी के सिम्टम्स देख लिए, अगर स्पाइनल कॉर्ड पे डाले कंप्रेशन तो उसके हमने इससे पहले सिम्टम्स देख लिए, तो वो हो सकते हैं बंदे को, सही है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ज़्यादातर स्मॉल जॉइंट्स में होता है, इसके अलावा सर्विकल स्पाइन इसमें अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, होता भी है। फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ डिजीज़, किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस नया स्टार्ट हुआ है, अर्थराइटिस फर्स्ट 2 ईयर्स में उसकी सर्विकल स्पाइन अफेक्ट हो सकता है। सर्विकल स्पाइन में क्या होता है, उसको डीप एकिंग पेन होता है ऑक्सीपिटल रीजन में, रेट्रोऑर्बिटल टेम्पोरल एरिया C2 की जो इरिटेशन होती है इस नर्व की, इस सर्विकल स्पाइन में, तो उसकी वजह से इन जगहों पे पेन हो सकता है, सही है। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से एटलेंटो एक्सियल C1 C2 जॉइंट जो है वो थोड़ा सबलग्स हो सकता है, लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो हेड आगे की तरफ करता है, C2 की से जो है एक उंगली सी निकली हुई है, ठीक है, एक प्रोजेक्शन हुई हुई है, ठीक है, डेंस, उसके ऊपर वो अंदर जो C1 के अंदर की तरफ जाके लगती है, जब हेड आगे की तरफ होता है, ठीक है, तो अगर
वो उधर जो लिगामेंट है वो लूज़ हो रही है, C1 C2 सबलक्सेशन हो रही है, तो हेड के वज़न की वजह से वो C1 भी आगे की तरफ चला जाता है, सही है, ग्रेविटी की तरफ, जबकि C2 पीछे रह जाता है। तो इसकी वजह से जब वो वापस पीछे की तरफ होता है तो उसको एक टक की आवाज़ आती है और वापस अपनी जगह पे वो C1 आ जाता है पीछे की तरफ। तो ये एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन इसे कहते हैं। सर्विकल रेडिकुलोपैथी इसके साथ इन्वॉल्व हो सकती है एटलांटो एक्सियल के साथ, ठीक है। अच्छा, वर्टिब्रल आर्टरी सिंड्रोम इसमें वर्टिब्रो बेजिलर इंसफिशेंसी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा जो है वर्टिब्रल हाइट कम हो जाए, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, पोस्टल चेंजेस, लिगामेंटस चेंजेस, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, वो जो उधर वर्टिब्रल फोरामिन है, जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, एक होल सा बना हुआ था वर्टिब्रस में जिससे वर्टिब्रल आर्टरी पास होती है, वो नैरो डाउन होने शुरू हो जाती है, वो उसकी जगह घेरती है, इंक्रोचमेंट काज करती है वर्टिब्रल आर्टरी की, ठीक है। तो जिस वजह से जब एक पेशेंट जो है वो अपना हेड जिस साइड पे नैरोइंग हुई है उस साइड पे अगर रोटेट करे या एक्सटेंड करे तो उससे डिजीनेस और वर्टिब्रो बेजिलर इंसफिशिएंसी के साइन आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। क्या क्या साइंस आते हैं, 5 Ds पड़ेंगे इसके बाद, ठीक है, जिसमें डिप्लोपिया आ गया, डिजीनेस, ये सारे साइंस आ सकते हैं उसे, सही हो गया। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी सिंड्रोम था। इसके अलावा कैंसर की वजह से जो नेक पेन हो सकता है, सिस्टेमिक कॉजेज़ पे आते हैं, वो थोड़ी सी देख लेते हैं। तो कैंसर की वजह से नेक पेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर या सर्विकल बोन का ट्यूमर हो जाए, तो या तो लोकल पेन उसे होगा बहुत ज़्यादा सेवियर, रिलीव नहीं होगा, पोजिशनल चेंजेस और नाइट पेन भी होगा, और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो अगर ये साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये रेड फ्लैग है और हमें कैंसर का खदशा हो सकता है, हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कैंसर भी उसे नज़र आ सकती है, वेट लॉस भी हो सकता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस सेवियर स्टेजेस में होता है जब स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो कैंसर की वजह से, ठीक है। हर्ट की वजह से नेक पेन हो सकता है, एंजाइना के सिम्टम्स जो है नेक पेन भी उसमें शामिल होता है, सही है। अच्छा, फीमेल्स में अगर एंजाइना हो तो उसमें ज़्यादातर नेक पेन होता है, चेस्ट पेन कम होता है। अच्छा, पल्मोनरी कंडीशन में पेनगॉस ट्यूमर मैंने बताया था, उसकी वजह से भी नेक पेन हो सकता है। अब आपको पता चल गया है कि ये GIT भी देख लिया, एसोफेजाइटिस, एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन या उसकी इरिटेशन की वजह से जो है नेक पेन हो सकता है, एंटीरियर नेक पेन, सही है, और साथ ही साथ ईटिंग और सोलिंग डिफ़िकल्टी भी होती है। अब ये सारा कवर हो गया है, अब आपको सिम्टम्स पता चल गए, एक पेशेंट आया है तो उसको किस किस सिम्टम्स के साथ आ सकता है, कौन से सिम्टम्स या कौन सी बीमारी एसोसिएट कर सकते हैं हम लोग, तो इस तरह आप डिफरेंशियल या डायग्नोज कर सकते हैं।